Namaste, dear children. This is my second video on the chapter Sectors of Indian Economy. In my first lecture, I have explained you what are the three sectors, primary, secondary and tertiary, why they are so important for Indian economy, why primary is called primary, why secondary is called industrial sector, and why tertiary is called service sector. Then we have read about their interdependence. Today we will discuss the comparison of three sectors and historical change later on. How to count various goods and services produced in each sector and find out the total production of the country. हम जो न्यूज़ में सुनते हैं कि हमने इतना टन्स ऑफ राइस प्रोड्यूस किया, इतना टन्स ऑफ वीट प्रोड्यूस किया, ये सब हम हाउ डू वी कैलकुलेट द टोटल प्रोडक्शन. आपको आश्चर्य होता होगा कि तीनों सेक्टर्स में ना जाने कितना सामान प्रोड्यूस होता है. सेकेंडरी सेक्टर में एक छोटी सी नेल से लेकर बड़ी बड़ी ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन्स, कितना फूड प्रोड्यूस करता है प्राइमरी सेक्टर. और कितनी सर्विस सेक्टर में कितना टूरिज्म आता है, होटल्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं. इनकी किस तरीके से काउंटिंग होती है व्हेन वी वांट टू नो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी. तो इकोनॉमिस्ट सजेस्ट करते हैं इट सीम्स टू अस अ वेरी इम्पॉसिबल टास्क, है ना. ऐसा लगता है ये इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन है तो ये इम्पॉसिबल टाइप का ही, एनॉर्मस टीडियस टास्क. तो इकोनॉमिस्ट ने क्या सजेस्ट किया, हाउ टू कैलकुलेट द टोटल प्रोडक्शन. नंबर वन, दैट वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी काउंटेड, नॉट देयर एक्चुअल प्रोडक्शन. एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब 10,000 kg ऑफ वीट हमने टोटल प्रोड्यूस किया, वीट, फिर राइस, फिर पल्सेस और फिर ऑयल सीड्स. हमको इनकी एक्चुअल नंबर नहीं ऐड करना है. वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द टोटल प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, टोटल वीट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज 10,000 kgs. सो वी विल कैलकुलेट इट्स वैल्यू. और 1 kg वीट अगर 8 रुपए का है तो टोटल क्या है, 10,000 इंटू 8 इज इक्वल टू 80,000 रुपीज. तो हमने लिख लिया 80,000 रुपीज. इसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट है उसकी हम टोटल नंबर जानकर उसकी वैल्यू निकालेंगे. ऑल द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन प्राइमरी सेक्टर, ये भी कितना डिफिकल्ट है कि प्राइमरी सेक्टर में कितने चीज़ें, वेजिटेबल्स, मिनरल्स, ऑल दीज थिंग्स. तो उनकी पहले वैल्यू निकाली जाएगी. ऑल द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन प्राइमरी सेक्टर, देन सेकेंडरी सेक्टर, देन टर्शरी सेक्टर, एंड देन दे आर एडेड अप. तो first point you have to write that economist says that according to the economics, what they suggest that the values of goods and services to be used instead of adding their actual numbers. One example, then we should add all the values of all the goods produced in primary, secondary and tertiary sectors, and then we add up all the production. One thing we have to keep in mind, one precaution. What is this precaution? What is this limitation? That the value of all goods are not calculated. यहाँ पर हम दो words पढ़ेंगे, final goods and intermediate goods. Final goods की ही value निकाली जाएगी. पहले तो इस बात को याद रख लो. Only the value of final goods and services are to be calculated. Final good क्या है, जिसके आगे और प्रोसेसिंग नहीं होगी.
Okay, final goods means ready to use. Okay, for example, you can take any ready-made shirt. आप एक शॉप में गए, आपने शर्ट परचेज करी, इस शर्ट की कॉस्ट 500 रुपीज़ है. तो इस शर्ट की कॉस्ट में जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स मतलब कॉटन, जो इसको यान, जो जितने भी स्टेप्स हैं, इसकी स्टिचिंग, इसमें लगे हुए बटन्स, इसमें लगे हुए ब्रांड का नाम, टैग वैल्यू, ये जितनी भी चीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सब चीज़ें इस 500 रुपीज़ में इंक्लूडेड हैं. तो हम हर चीज़ की कॉस्ट नहीं लेंगे. अगर हम कॉटन की कॉस्ट को भी मेजर करते हैं, फिर हम इसमें जो एम्ब्रॉयडरी हुई है उसकी कॉस्ट को, उसकी सर्विस को भी ऐड करेंगे, और बाद में फाइनल गुड की भी कॉस्ट ऐड करेंगे. तो ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि हम एक ही चीज़ को कई बार ऐड करेंगे और हमारी जो टोटल प्रोडक्शन है वो बहुत बड़ा आएगा. फॉर एग्जाम्पल, बिस्किट. बिस्किट इज़ अ फाइनल प्रोडक्ट. आपने मार्केट से 6 पैक्स का बिस्किट खरीदा 60 रुपीज़ का, आपने 60 रुपीज़ दिए, और इस बिस्किट को बनाने के लिए फ्लावर लगा, शुगर लगा, ऑयल लगा, एसेंस लगा, और भी कई तरह के चीज़ें लगी. इन सब की कॉस्ट बिस्किट के कॉस्ट में ऑलरेडी इंक्लूड की गई है. तो हम इन सब की, ये जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, इनको अलग से कैलकुलेट नहीं करेंगे. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. ओके, for calculating the total production, only value of final goods and services are to be calculated. Otherwise, what will happen? We are calculating the same thing many times. यहाँ पर आटे की कॉस्ट अलग से हमने ऐड कर ली, फिर शुगर की, फिर ऑयल की, फिर एसेंस की, और बिस्किट में तो ऑलरेडी उन सब चीज़ों की है. तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल गलत आएगा, बहुत बड़ी फिगर आएगी. ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट ने ये प्रिकॉशन हमको हमेशा ध्यान में रखनी है. और बेटा, एग्जाम में आपको डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स भी पूछा जाता है. ठीक है, तो आप फाइनल गुड्स क्या बोलेंगे? द फाइनल, व्हाट इज फाइनल गुड? which is ready to use, which is directly consumed by the consumers, and intermediate goods which are used in the making of final goods. Okay, the value of intermediate goods is not added in the total production of the country, which is called GDP. जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में. तो इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट इज नॉट एडेड इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री. द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज एडेड इनटू द in the GDP of the country. Okay, so like this you should know the difference between final and intermediate goods. Okay, so beta, how GDP is calculated? हाउ जीडीपी इज कैलकुलेटेड, जो अभी हमने डिटेल में पढ़ा कि ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर एडेड अप, उसको एक डेफिनेशन के फॉर्म में पढ़ लेते हैं. जीडीपी इज द सम ऑफ, ओके, जीडीपी इज द सम ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर इन अ पर्टिकुलर ईयर. इसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है. अगर आपने इतना ही लिख दिया द जीडीपी इज द सम ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, तो ये इनकम्प्लीट है. ये तीन जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, तीनों ही कीवर्ड्स हैं. तो जीडीपी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, इन अ पर्टिकुलर ईयर. एक साल में हम एक साल की जीडीपी निकालते हैं. तो इसको ध्यान से अंडरलाइन द कीवर्ड्स. ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स. हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स. हिस्टोरिकल मीन्स जब भी कोई देश आजाद होता है उस समय इन तीनों सेक्टर्स में से कौन सा सेक्टर प्रोमिनेंट है, इंपॉर्टेंट है, कुछ सालों के बाद कौन सा, फिर कुछ सालों के बाद कोई और.
आज की डेट में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो एक पूरी तरह से डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लाइक यूएस, ग्रेट ब्रिटेन एंड मोर अदर कंट्रीज, उनका भी अगर हम शुरू का इतिहास देखें, जब वो आज़ाद हुए थे, जब शुरुआत की अगर हम बात करें, तो उस समय उनका भी प्राइमरी सेक्टर वाज द बिगेस्ट सेक्टर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया को अभी 73 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ है, हमारा भी एक बड़ा प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है। आज भी हमारी कंट्री में more than 50% people are engaged in primary sector. So it is very natural, क्योंकि अभी हम डेवलपिंग स्टेज में हैं। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज का इतिहास देखें तो शुरुआत में इनिशियली दे ऑल्सो हैड अ वेरी बिग प्राइमरी सेक्टर. Most of the people were engaged in primary activities and they have a bigger primary sector and most of the people were in primary activities. लेकिन धीरे धीरे कुछ सालों के बाद एग्रीकल्चर में कुछ चेंजेस आए, एग्रीकल्चर में कुछ मॉडर्न इनपुट्स आए, प्रोडक्शन बढ़ गया. अब ज़्यादा लोगों की ज़रूरत एग्रीकल्चर में या प्राइमरी एक्टिविटीज़ में नहीं थी. अब प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज विद लेस नंबर ऑफ पीपल. तो जो दूसरे लोग थे वो दूसरी किसी ट्रेड में, ट्रांसपोर्टेशन में, आर्मी में, बिजनेस में शिफ्ट हो गए. धीरे धीरे प्राइमरी से लोग दूसरे सेक्टर में, सेकेंडरी और टर्शरी में शिफ्ट होना शुरू हो गए, थोड़े से नंबर में. लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स, 100 साल तक एक बड़ा प्राइमरी सेक्टर रहता है. ये हमने उनके इतिहास को स्टडी करके इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि आफ्टर 100 years when manufacturing sector prospered. मैन्युफैक्चरिंग में और ज़्यादा टेक्नोलॉजी आई, मैन्युफैक्चरिंग में नई नई तरह की मशीनें आई और सेकेंडरी सेक्टर धीरे धीरे बढ़ने लगा. न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन केम, न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग केम और सेकेंडरी सेक्टर अब बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने लगा. तो प्राइमरी से देयर वाज अ शिफ्ट to the secondary sector. Large number of people joined secondary sector. They joined secondary sector. बहुत सारे लोगों ने सेकेंडरी सेक्टर को ज्वाइन कर लिया. अब धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर, सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर, क्योंकि अब प्रोडक्शन प्राइमरी में भी उतना ही है, यहाँ कम नहीं हुआ. यहाँ पर अब कम लोग भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. तो देयर वाज अ शिफ्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर दोनों चीज़ों में इम्पॉर्टेंट हुआ, मतलब अब उसका शेयर जीडीपी में बढ़ गया. प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन मतलब जीडीपी में देयर वाज, तो जीडीपी क्या है, इसका प्रोडक्शन फाइनल गुड्स, फाइनल सर्विसेज का ऐड किया. तो शुरुआत में प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन प्रोडक्शन ऑल्सो एंड इन एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता था और जीडीपी में भी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता था. लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर धीरे धीरे फ्लरिश हुआ, न्यू प्रोडक्शन, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्निक्स केम ऑफ प्रोडक्शन, people started shifting from primary to secondary sector. Secondary sector became more important in production and more important in employment. Employment भी दिया उसने लोगों को और production भी ज़्यादा किया, अपना शेयर बढ़ाया जीडीपी में. ओके, नाउ इन नेक्स्ट 100 years, अब जो नेक्स्ट ईयर्स थे 100 years के बाद, धीरे धीरे ये ऑब्जर्व किया गया दैट नाउ द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट.
people have started shifting from primary and secondary to tertiary sector. सर्विस सेक्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो रहा है. देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शरी सेक्टर. सो अगर आप किसी भी देश का, किसी भी डेवलप्ड कंट्री का ऑक्यूपेशनल पैटर्न पढ़ते हैं, उनके ऑक्यूपेशन का पैटर्न पढ़ते हैं, मतलब हाउ मेनी पीपल आर इन प्राइमरी सेक्टर, हाउ मेनी इन सेकेंडरी एंड हाउ मेनी इन टर्शरी. फॉर एग्जाम्पल USA, you will find a very small percentage of people are working in primary sector in developed countries. In US, for example, US secondary sector is bigger, quite bigger than primary sector, and tertiary sector is the biggest sector. So in the developed countries, maximum people they work in tertiary sector. So अगर हम इंडिया का देखें तो 50% से ज़्यादा तो पूरी प्राइमरी सेक्टर में है. ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर हमारा थोड़ा बड़ा है और टर्शरी अभी सबसे छोटा है. तो इस तरह के ऑक्यूपेशनल पैटर्न देखकर हम किसी भी कंट्री को डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री उनको हम बता सकते हैं कि इज इट अ डेवलप्ड कंट्री और अ डेवलपिंग कंट्री. So I hope it is clear that this is the historical change which we observe in all the developed countries. तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया अभी भी हमारे इसी जगह पर है, क्योंकि अभी हमको आज़ादी के 73-74 ईयर्स हुए हैं. अभी हमारा प्राइमरी सेक्टर बहुत बड़ा है और पीपल हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग टू ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस, आर्मी. बट धीरे धीरे हम भी अब इस में आ रहे हैं जहां पर सेकेंडरी सेक्टर सबसे बड़ा होगा, और दिस टाइप ऑफ शिफ्ट वी विल ऑल्सो ऑब्जर्व इन कमिंग ईयर्स. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू historical changes and most important how GDP is calculated. Okay, so thank you so much. Have a wonderful day.